लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत कम समय का वक्त बचा हुआ है। लिहाजा राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर 2 बार से बीजेपी की जीत हो रही है। तीसरी बार जीत के लिए एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा हो रहा है। बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद जिले का दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के नेता गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचे और समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से बात की। इधर कांग्रेस के नेता सरकार की नाकामियों को लगातार गिना रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी विधेयक को पास कराया गया, उसके बाद बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच साबित होगा? पार्टी नेताओं के बयान सुनिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के दावों में कितना दम है। देखिए, हमारी कल परसों 2 दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में है। अनेक कार्यक्रम दिल्ली से आएंगे और राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं आएंगी। हमारा जो आगामी दिनों के करने कार्य हैं उनके इशू आ जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे लेकर हमको जनता के बीच मुद्दे निकल कर आएंगे, और हमारा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सारे विषय पहुंचाएंगे। हमारा लगातार चुनाव तक का जो कार्यक्रम है ये 2-3 दिन के अंदर हम क्लियर करके भेज देंगे। और अभी हमारा लाभार्थी संपर्क के कार्यक्रम इन दिनों हमारे चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं उससे लोग परेशान हो चुके हैं। अब ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए हम वॉर रूम के माध्यम से पूरे राज्य भर में पूरे 5 लोकसभा सीटों में हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हम ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लोगों का इनसे मोहभंग हो गया, जो इन्होंने जुमले छोड़े थे, ये जो गलत प्रकार की जो योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ऐसी कोई योजना नहीं जिसका लाभ लोगों को मिल सके। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चुनाव होगा तो कांग्रेस पूरे 5 लोकसभा में उत्तराखंड से जीत के सदन में जाएगी। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर जीत का हैट्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी पाना चाहती है और लगातार किया है, करती है, करेगी। भाजपा सरकार का स्लोगन 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और एक मिथ्य टूट कर आया था और प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनी थी। जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, यूसीसी का वादा किया गया जिसे विधानसभा से पारित कराया गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इन तमाम चीज़ों का क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? और जिस तरह से लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान चला, दीवार लेखन अभियान, टिफिन बैठकें, ये तमाम अभियान भारतीय जनता पार्टी में चले हैं, मिस्ड कॉल अभियान, महाजनसंपर्क अभियान। इन अभियानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को ऊर्जा भरने का काम उसने किया है और मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस बार जा रही है। उधर कांग्रेस भी लगातार बूथ पर काम कर रही है और उसके भी बड़े नेता इस बार उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। इसी चर्चा में तमाम हमारे मेहमान भाग लेंगे। वो मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव की राह किस राजनीतिक दल के लिए कितनी आसान होने वाली है। सचिन गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी आप यूकेडी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं सचिन गुप्ता जी के साथ। सचिन गुप्ता जी, 2 दिन का आपका राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में है 17-18 को। क्या मुख्य बिंदु रहने वाले हैं? क्या आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या पार्टी हाईकमान के द्वारा कुछ जीत का मंत्र दिया जाएगा और कितना आश्वस्त है बीजेपी, क्योंकि प्रत्येक सीट को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य आपने रखा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 तारीख को दिल्ली में होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश के जो है दिल्ली में हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होनी है। और जहाँ तक मूल मंत्र की बात है तो मूल मंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही रहा है कि आप जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करें, जनता की समस्याओं का निवारण करें और जो वादे आपने किया है या राज्य की सरकार ने किया है उन वादों को पूरा करें।
और निश्चित रूप से आज चाहे राज्य के मुद्दे हों, चाहे केंद्र के मुद्दे हों, हर बड़े छोटे मुद्दों पे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, धारा 370 का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, विभिन्न बड़े राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर जो राज्य सरकार की जो समस्याओं के निवारण को लेकर जो है निरंतर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता निरंतर उस समस्याओं के निराकरण के लिए आगे बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। तो जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने जनता की सेवा करी है, जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रधान सेवक हो, लगातार जनता से संवाद कर रहा है, लगातार जनता के बीच जनता की योजनाएं लेकर जो है पिछले 10 सालों से वो जा रहा है और जनता को लाभ दिला रहा है। तो मैं जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से मिलेगा, इस चीज़ को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं और आगे भी जो है जो चुनाव 2024 का होने वाला है, मुझे लगता है कि मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मोदी जी का के ऊपर जो आम जनता का विश्वास है वो निरंतर बढ़ रहा है। और उत्तराखंड से भी जो है, जहाँ देश में हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वहीं मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड से भी 5 सीटें जो है तीसरी बार जो है मोदी जी को उपहार के रूप में जो है इस प्रदेश की जनता देने वाली है। आशीष नौटियाल जी, इस बार क्या कुछ लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में? हालांकि हवा जो थी एक बार को कांग्रेस की तरफ बह रही थी और सभी ये सोच रहे थे कि कांग्रेस शायद सत्ता में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परिणाम आते गए वैसे वैसे जो मिथ्य था वो भी टूटता गया। इस बार जो पुरानी गलतियां हैं विधानसभा चुनाव की वो ना दोहराई जाएं, इस बार क्या कुछ तैयारी रहेगी फील्ड में? देखिए, गलतियां तो हम लोग करते नहीं हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में सक्षम हो गई थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना है, इस तरह की बातें बोल के जनता को गुमराह करने का काम किया और जनता को हम लोग इस बात को समझाने में लेट हो गए, क्योंकि चुनाव से 2-3 दिन पहले ही इन्होंने ये फैलाया और एकदम ये बात आग की तरह फैल गई। प्रधानमंत्री तक जी ने झूठ बोला कि यहाँ पे जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है। तो ये झूठे लोग हैं और ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आप देखिए, अभी धर्म की आड़ में ही काम कर रहे हैं, लेकिन देखें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जनता को निश्चित ही ये आकलन करना होगा कि कांग्रेस काल में क्या था और आज क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी थी, उसने किन वादों को लेकर सरकार बनाई और फिर आज उन वादों की वो बात नहीं करती है। हम लोगों के टाइम पे हमने रसोई गैस का रेट क्या रखा था, हमने पेट्रोल का रेट क्या रखा था, हमारी उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पे था। तो ये सब बातें जो है और आज है, मुझे लगता है फायदा होगा कि जनता सब देखे और समझे कि हो क्या। ये जो पहले जब नारा लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या इस बार इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी वाले उतर पाएंगे? हम तो निश्चित बताएंगे, हम तो बोलेंगे कि जब हम आएंगे तो हम सस्ताई करेंगे, हम इस बात को निश्चित बोलेंगे, क्योंकि जनता को सस्ताई चाहिए। जनता की आमदनी इतनी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो हम तो जनता को निश्चित ये बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि जिस सरकार को आपने चुना था, उस सरकार ने आने के बाद आपको जो 15-15 लाख रुपए देने थे, काला धन देना था, आज 10 साल हो गया, 10 साल के अंदर वो काला धन नहीं आ पाया। आज आप देखिए किस तरह से इलेक्शन ने सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो इनका इलेक्शन बॉन्ड है उसको किस तरह से आज बंद करने का काम किया। बताएं, सारे काले धन को सफेद करके अपनी पार्टी में लेने का काम कर रहे थे। आने वाले कुछ टाइम बाद एसबीआई से उनका रिपोर्ट और आकलन जब आएगा, किन लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और उसके बदले सरकार को क्या-क्या, सरकार ने उनको क्या-क्या फायदा पहुंचाया, तो निश्चित जनता भी देखेगी। देखिए, बताएं, आपने गरीबों के लिए सरकार बनाई थी और आपने क्या कर दिया। आप अपने अमीर मित्रों के लिए, और उसमें कितना करोड़ों रुपए में आपने दिया, 6 लाख करोड़, कितना आप लोगों को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। उस चंदे का आपने क्या क्या फायदा दिया अपने मित्रों को, उसका भी खुलासा होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये पूरे देश की जीत है। इन भ्रष्टाचारी जो लोग हैं आज की डेट में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं, सबको इन्होंने अपने यहाँ एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब सच्चाई हम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि अलग अलग पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ ला के इकट्ठा कर लिया। अब हमें पता है सारे भ्रष्टाचारी इस पार्टी के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। तो अब इनका क्या इलाज करना है, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी भी आराम से जानती है और इनका भी इलाज होगा। जो कल तक जो है हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी थे, आज वो यहाँ आकर सीधा राज्यसभा पहुंच जाते हैं। तो जनता को समझना चाहिए, क्योंकि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत घातक साबित हो रही है।
आप देखिए आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। आज किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। एमएसपी जिसके लिए इन्होंने खुद बोया ये बीज कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी लागू करेंगे। आज एमएसपी के नाम पे डर के भाग रहे हैं। देखिए कितने किसान सड़कों पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम पे बेनकाब होगी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई की जीत होगी। सच को जनता जरूर एक्सेप्ट करेगी। दीपक रावत जी, क्या एनालिसिस करता है, क्या यूकेडी भी इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कैसा प्रदर्शन रहेगा? और बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 5 की 5 सीटों पर लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से हमारा संगठन है, हम कोशिश करने लगे हुए हैं कि जो पूर्व में हम लोगों ने एक तरीके से वॉकओवर की स्थिति दी थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, उस स्थिति पे हम लोग बिल्कुल इस बार नहीं देने वाले हैं। और निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की तरह उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय अस्मिताओं का दल है, क्षेत्रीय भावनाओं को हर मंच पर उठाता है, उसी के तहत हम लोग एक मजबूत विपक्ष की तरह इस बार हम लोग आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे और इसका फ़ायदा संगठन को भी होगा। और हम लोग इसीलिए तहत आज ही हमने अपनी कार्यकारिणी की बैठक करी और सभी से सुझाव मांगे गए हैं, नाम मांगे गए हैं कि कौन कौन जो इच्छुक हैं, वो अगर कोई इच्छुक है लोकसभा लड़ने के लिए तो अपना नाम बताएं, आगे बढ़ाएं, ताकि उस चीज़ को हम लोग और तरीके से जाएं। इसी तरह हम लोग बूथ स्तर में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संगठन निश्चित ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि संगठन थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन क्योंकि ग्रास जो हमारी ज़मीनी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, क्योंकि ये राष्ट्रवादी का जो पार्टियां हैं इनका तो राष्ट्र से संबंधित होता है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल होता है उसकी जो सीमाएं होती है जो असीमित होती हैं और साथ में जो जड़ें होते हैं बहुत गहरी होती हैं। उन्हीं जड़ों का एक हमें एक तरीके से ये कहे कि हमें चुनाव में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, उन्हीं जड़ों का जो हमें फ़ायदा मिलेगा लोकल दल होने का। और निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ की जनता जो है जिन उसकी आकांक्षाओं को आज तक जब से प्रदेश बना है पूरा नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से वो हमें सहयोग करेगी और हमें वोट करेगी और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी का हम लोग या कांग्रेस का उत्तराखंड क्रांति दल डट के मुकाबला करेगा। सुभाष झा जी, आपका पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है कि क्या इस बार जो पार्टी के जो मूल्य हैं वो प्रभावी रहेंगे या फिर कैंडिडेट प्रभावी रहेंगे, या कैंडिडेट का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है अब तक का जो उनका काम है इसको भी जनता देखेगी? देखिए, रिपोर्ट कार्ड के डर से फिलहाल 5 सांसद जो है अपने क्षेत्र से गायब हैं। पार्टी अध्यक्ष जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, पार्टी के वर्कर जाते हैं, पार्टी ढकने के लिए चाहे जो कहे। और मुझे लगता है कि पार्टी को भी ये बात समझ में आ रहा है, इसलिए उन्हें पीछे करके पार्टी आगे है। और जबकि होना ये चाहिए था कि ये लोग जाते, साथ लेकर के जाते, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहते, सांसद भी साथ रहते, बताते कि हमने क्या क्या किया है, हमने जो गांव गोद लिए थे उन गांवों का क्या हुआ, उसके बाद यहाँ के पलायन पर भाजपा ने अभी तक क्या किया, यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सारे मुद्दे। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन काम में आखिर क्या क्या काम भाजपा कर पाई और क्या क्या काम इस प्रदेश के लिए नहीं हुआ, और भाजपा ने वादे क्या क्या किए थे, इनको लेकर के भी होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय लेवल पर जब से राम मंदिर बना है, निश्चित तौर पे इसमें एक उभार आया है, नया तौर पर नई ऊर्जा मिली है भाजपा को, चूँकि भाजपा का वो मुद्दा भी था। राम मंदिर ये बेशक अदालत के वजह से बना, लेकिन जो माहौल बना है, जो माहौल बन गया है, उसके हिसाब से यही है कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया और मोदी जी की वजह से बना और भाजपा ने बनवाया। खैर, अब सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हर बार भाजपा के ये शुरू से एजेंडा रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से। आप जब इतिहास उठाएंगे तो भाजपा हमेशा एक नए मुद्दे लेकर के आती है और वो मुद्दा पीछे छूटता है, फिर एक नए मुद्दे आ जाते हैं, और इस आधार पर भाजपा चुनाव जीतती है, और भाजपा ने चुनाव जीत करके दिखाया भी है। अब रह गई हमारे, अभी सचिन गुप्ता जी ने कह रहा था, तो जरा मैं चुटकी ले लूँ इनकी, कि इन्होंने कहा कि 400 के पार, तो 400 के पार फिलहाल हसन तो हो गया है। अब देखना ये है कि लोकसभा में 400 का पार ये कितना कर पाते हैं। रही कार्यकर्ताओं की बात, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, राम मंदिर बनने के बाद से तो पार्टी और भी उत्साहित है। लेकिन मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बावजूद इसका बहुत बड़ा असर होगा कि लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग पलायन से त्रस्त हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग यहाँ जो अग्निवीर वाला मामला का अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी प्रदेश पर पड़ा है तो उन प्रदेश में एक उत्तराखंड भी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ से जाते हैं इस देश में, परसेंटेज औसतन। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर ये काम आएगा। लेकिन बावजूद इसके
अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम लोग करेंगे, कौन करेगा। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की अभी भी गुटबाजी कांग्रेस की खत्म नहीं हुई है। एक बात, कांग्रेस को धीमी गति से चलने की जो अभी जो आक्रामकता दिखनी चाहिए थी, आप भाजपा से तुलना करें कांग्रेस की आक्रामकता से, जबकि भाजपा के पास आज जवाबदेही है। भाजपा के पास 100 सवाल हैं कांग्रेस को करने के लिए, लेकिन कांग्रेस उन सवालों को जन जन तक पहुंचाए, आक्रामक ढंग से रखे, लोगों के बीच जाए। इन सब कार्यक्रमों को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कांग्रेस नहीं लगा रही है। उसके अपने पार्टीगत कारण हो या अपने निजी गुटबाजी कारण हो, जो कारण हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कांग्रेस कितना कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1, 2 सीट, 3 सीट यहाँ जो है भाजपा अपना चेहरा बदलेगी, चूँकि भाजपा का ये शुरू से तरीका रहा है। भाजपा उन्हें हटाएगी, फिर नया सांसद कोई रखेगी, वहाँ किसी को उम्मीदवार देगी। 1-2 जगह पर पुराने उम्मीदवार भी रहे। हाँ, 1-2 सीटें, 1 सीटें मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगर मेहनत करे तो 1 सीट कांग्रेस के हाथ में जा सकती है। भाजपा का तो 5 का 5 है, इसलिए भाजपा का कांग्रेस के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसके जो भी होना है उसे लाभ ही होना है। अगर कोई 1 सीट आ गया तो भाजपा उस पोजीशन में है कि भाजपा का अगर 1 भी सीट गया है तो भाजपा का नुकसान होना है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अगर अपनी गुटबाजी पे लगाम नहीं लगाई और यहाँ के मुद्दों को जो भाजपा ने किया था, उस भाजपा ने लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से किया था, उत्तराखंड से किया था, अगर वो नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फिर जो है कांग्रेस पार पाएगी। अच्छा, सीटों के आवंटन को लेकर सुभाष झा जी, जो कि इंडिया गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस, जब सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहती है और समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, सीपीआई, इन तमाम दलों के नेता जो है आजकल इकट्ठा होकर ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, तमाम जगह इकट्ठा जा भी रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता। आपको लगता है कि सीटों के आवंटन, देखिए ये पार्टीगत राजनीति है, एक दूसरे पे दबाव बनाने के लिए, और ये दबाव उत्तराखंड को लेकर के नहीं। उत्तराखंड में सपा जानती है कि उसका क्या हाल है और उसकी क्या स्थिति है। उत्तराखंड में सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल वगैरह ये पार्टियां भी जानती हैं कि उनकी क्या स्थिति है और उनका क्या हाल है, और कितने लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी अपनी दलगत स्थिति क्या है। अभी बड़ी ईमानदारी से हमारे ईमानदार प्रवक्ता हैं कि इन्होंने कहा कि हमारी वो स्थिति नहीं है, कहने में कोई आपत्ति नहीं। मैं इनके साहस को धन्यवाद देता हूँ, कितना कहते हैं। लेकिन इनसे भी बदतर हालत सीपीआई, सीपीएम और इन लोगों की है। बावजूद इसके वो नहीं स्वीकारेंगे, उनके प्रवक्ता नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे पार्टी में बिल्कुल बल्ले बल्ले है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चीज़ें, ये दबाव की राजनीति इसलिए हो रही है कि उत्तराखंड में हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, इसकी बार्गेनिंग हम किसी और राज्य में कर लेंगे कि वहाँ आप हमें दे दो, उत्तराखंड में तो आप हमें दे नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ इन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, और ये अगर किसी पार्टी ने, दल ने अपना खड़ा किया तो ये भाजपा की मदद ही करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वोटों का फिर बंटवारा होगा और भाजपा यही चाहती है। इसलिए उस पर आप मत जाइए। लेकिन फिलहाल ये तय है कि यहाँ जो लड़ाई होगी उत्तराखंड में वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। हाँ, अगर यूकेडी को खड़ा करने में कांग्रेस के लोग सफल रहते हैं तो यूकेडी का जो वोटर है भाजपा, उसमें से बहुत सारे वोटर भाजपा के वोटर हैं। अगर वो वोट कटा, यूकेडी के साथ गया, तो वो वोट भाजपा का वोट कटेगा। वो परसेंटेज कांग्रेस काटने में कितना अपने को सक्षम रहती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर गठबंधन के बीच में उम्मीदवार खड़े हुए तो उससे ये लोग सीधा मामला ये है कि ये भाजपा को फायदा पहुँचाएंगे और भाजपा को उससे फायदा पहुँचेगा। आशीष नौटियाल जी, अगर मौके पर, धरातल पर तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयार है इस समय कांग्रेस? क्या कार्यक्रम चल रहे हैं आपके बूथों की, क्या स्थिति है आपकी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। हमारा वार रूम बन चुका है, उसमें सारी एक्टिविटी पर नजर है। भारतीय जनता पार्टी क्या एक्टिविटी कर रही है, हमें क्या करनी है, उसके माध्यम से पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, कुछ बड़े चैनल जो हैं वो हम लोगों को कम दिखाते हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उत्तराखंड के चैनल हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उत्तराखंड के जितने भी चैनल हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है, और निश्चित ही हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। आज हम सत्ता में तो नहीं है कि हम घोषणाएं करें कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले घोषणाएं कर रहे हैं। हम घोषणा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सच बोल पाएंगे। आज आप देखें, जब कांग्रेस शासन था किस तरह से सबको पेंशन मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आपने पेंशनों को बंद करने का काम किया। आज इतने पेंशनर्स जो हैं आपके विरोध में खड़े हैं। उपनल कर्मचारी, आज आप देखें संसद सचिवालय घेराव पे सब लोग गए हुए थे, जबकि उपनल कर्मचारियों ने सरकार को यहां तक कह डाला कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम धर्म परिवर्तन कर देंगे। बताएं, इससे बड़ी बात क्या होगी कि कोई सनातनी अगर अपने धर्म का परिवर्तन करना चाह रहा है तो इससे बड़ा दबाव क्या होगा उस आदमी के ऊपर। तो आप किस बात में सोच सकते हैं कि ये लोग आपको वोट देंगे।
आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपके घेराव कर रही हैं, वो सब अपनी मांगों को लेके परेशान हैं। ये सफाई कर्मचारी दून हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है। आप देखिए खुश है कौन? इन्होंने इतने घोटाले कर दिए हैं, इतनी बदमाशी कर रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष पार्टी को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट सीज करने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग हर पूरी चरम पे पहुंच गए हैं तानाशाही की, और जनता जरूर देखेगी। और आज हमने शायद आज सुना कि किसानों पर भी गोली चलाई, क्या करा इन्होंने, एक कोई किसान की भी मृत्यु हो गई है इसमें। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हो रहा है, आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। और आप ही लोगों ने समझाया था कि हम अगर आएंगे तो एमएसपी लेके आएंगे, और आप ही लोग आज उनको देने से मना कर रहे हैं। और एक चुनाव का समय, इसलिए वो खड़े हैं कि इस समय अगर नहीं दोगे तो कब दोगे। आशीष न्योटियाली, लेकिन आप लोग जो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन चंदा बहुत मशक्कत के बाद भी 25 लाख से ऊपर नहीं जा पाया, कैसे चुनाव में जाएंगे? निश्चित देखिए, हम चंदा लेके सबको पता है कि कोई फायदा तो दे नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। जैसे भारतीय जनता पार्टी 6 लाख करोड़ का चंदा इकट्ठा करके बैठी है, तो हम लोगों को चंदा देते समय सामने वाला भी कंजूसी करता है, नहीं दे पाता है। और हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम नहीं है कि वो एक तो समय भी दें, ऊपर चंदा भी दें, तो इतना नहीं हो पाया। और ना शायद हम अभी तक, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले तो हर घर के आगे कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हमने अपने कार्यकर्ता को भी नहीं बोला इस बात को लेके कि भाई जो मतलब सोशल मीडिया के मार्फत से जो चला हो बात अलग है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं थी कि आप लोग चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग इसे बोलो करो, इस तरह नहीं बोल पाए। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, चंदा भी चुनाव का सवाल आ गया होता तो इन्होंने तो, लेकिन नोटियाल जी 10 साल तो यूपीए बच गए सरकार हम लोग थी, तो। 10 साल यूपीए सरकार थी, पैसा तो बैकअप में तो मेरे ख्याल से होना चाहिए पार्टी फंड में, उत्तराखंड को तो कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने इतना बड़ा फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया इंडस्ट्रियों को जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा, कितने लाख करोड़ का चंदा बताओ, वो तो सही है, शुक्र मानो उनका हमारा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इनका जो इलेक्शन बॉन्ड है उसको उस पर रोक लगा दी, नहीं तो ये लोग तो पता नहीं कितना और इकट्ठा कर लेते। अरे किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए। इनका पैसा जनता के काम नहीं आ रहा है, इनका पैसा आ रहा है कि राज्यसभा में अपना उम्मीदवार कैसे जिताना है विपक्षी विधायकों से। विपक्षी विधायकों को कितना पैसा देंगे, क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे, आप बताएं। विपक्ष के विधायक अगर इनके राज्यसभा वाले सांसद को वोट दे रहे हैं तो इसके पीछे की आप समझ जाइए कि है क्या। तो ये लोग पूरे धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम तो गरीब पार्टी है, हमारे पास नहीं है। हम जनता को बोल रहे हैं कि हम पे पैसा नहीं है, और जनता जरूर अपने हित के लिए हमें जरूर जिताएगी। चलिए सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए, बहुत सारे एलिगेशन लगे आप पे। देखिए, बड़े हास्यप्रद जो आरोप लगा रहे हैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी का ऐसा कौन सा व्यापार है जो वो विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की 10 महिलाओं की अमीर सूची में जो है उनका नाम था। रॉबर्ट वाड्रा ऐसा कौन सा धंधा करते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का जो है, करोड़ों रुपए की जमीन खरीद फरोख्त वो करते हैं। मेनका जांच क्यों नहीं कराते आप? हमारे जो है प्रियंका गांधी जी के पास ऐसा कौन सा धंधा है जो कि हिमाचल में भी और अन्य प्रदेशों में भी उनकी तमाम बड़ी संपत्तियां हैं। तो ये जरा बताने का कष्ट करें कि आपके पास जो है इतना धंधा, इतना पैसा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं वो बहुत पुराना अखबार है, 2014 के आसपास का अखबार है, जिसमें बाकायदा ये छपा था कि सोनिया गांधी विश्व की 10 सबसे अमीर महिलाओं में उनका नाम है। मुझे बताइए क्या धंधा है, क्या व्यापार करती थी सोनिया गांधी जी जो उनके नाम पे इतना व्यापार है। और मेरा ये निवेदन है, कृपया करके जो है, जब आप बात कर रहे थे तो मैं बड़े विनम्रता के साथ सुना था, तो आप भी विनम्रता के साथ सुनिए। और दूसरा रही बात है चंदे की, तो जनता ने चंदा जो है वो अपनी स्वेच्छा से दिया है, और स्वेच्छा में हमें ज्यादा मिला हो या आपको कम मिला हो, लेकिन चंदा आपने भी इकट्ठा करने का प्रयास किया, चंदा हमने भी इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो जनता ने वो चंदा दिया है और अपने दल को चंदा दिया है, ना कि व्यक्ति विशेष को। लेकिन आप बताए ना, रॉबर्ट वाड्रा के पास ऐसा क्या धंधा है जो रॉबर्ट वाड्रा के पास करोड़ों और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है? सोनिया गांधी के पास कौन सा धंधा है? राहुल गांधी के पास कौन सा धंधा है? हमारे प्रियंका गांधी का कौन सा धंधा है? आप बताइए ऑन कैमरा। हम तो संगठन के दल पे मांग रहे हैं, संगठन के नाते मांग रहे हैं, और संगठन के नाते हमने चंदा इकट्ठा किया, हमें कहने में कोई यार, और जनता के बीच में जाकर इकट्ठा किया। आपने कहा कि कटोरा लेके जाते हैं, तो भाई गरीब तो हम हैं, चंदा तो लेने हम गए। हमने जनता से मांगा कि आप हमें चंदा दीजिए, और आपके चंदे से आपकी सेवा करेंगे, हम संगठन में चुनाव लड़ेंगे और उसके माध्यम से सेवा करेंगे। लेकिन आप जो है, आपने कहां से चंदा इकट्ठा किया ये देश की जनता जानती है।
कहाँ आपने 2G, सोना चोर 3G, पार्टी, आसमान भारतीय कोयला, जनता पता नहीं कहाँ के घोटाले इकट्ठे करके जो है आपकी कांग्रेस पार्टी सारे ने घोटाले तमाम जो बात है तो धन आपने इकट्ठे एकत्र कर किया, लिए। जनता की सारे गाड़ी घोटाले चलाई बात तो आपकी आपके पार्टी लूटने में इस खसोटने समय। का आपने काम देख किया। लो कि और कितने जब ले आए आप। जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया तो अब आप जो है केवल जो है अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। आपको तो तो जनता देश इस से बात बेदखल को करेंगे। समझती है, आप इस तरह के जनता इस तानाशाह बात लोग को हैं। देखती है, जनता को पता चल गया है कि सत्ता हम तो में बैठ चाहते हैं जनता के देखे। जो है कांग्रेस पार्टी ने मलाई खाई है। और आज अगर वर्तमान में चलिए। कोई देश की सेवा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। क्या सेवा और कर रहे हैं लगातार जो अपने चलिए सचिन जी, यही वक्त- कारण है कि लगातार जो है भारतीय यही जनता कारण है, पार्टी देखिए, को तानाशाह जनता का ब्रेक लेता हूं, आशीर्वाद ब्रेक लेता मिल हूं। रहा है और मिलता रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर मिल में गया। फिलहाल ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में स्वागत है। और ब्रेक से जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वर्चुअल रूप से आशीष नौटियाल जी बने और बाकी सचिन गुप्ता, सुभाष झा जी और दीपक रावत जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चंदे को लेकर गहमा गहमी हो रही थी और जब हम ब्रेक पे गए तो सचिन गुप्ता जी ने थोड़ा सा बताया कि आशीष जी मुझे बताने लगे कि यहाँ थानों में भी है, चाय बागान में भी ज़मीन है, ये तमाम जानकारी मुझे प्रेषित करने लगे। वाड्रा जी की ज़मीन यहाँ भी है बता रहे थे। अपने तक क्यों रख रहे हैं? आपको पता नहीं है? आपने तो देखो, इन्होंने सरकारी इस बात को लेके बनाई थी कि अगर सत्ता में आएंगे तो गांधी परिवार का काला धन लेके आएंगे। और निश्चित मुझे ये मत सोचिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एक साधारण आदमी नाते मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप वो काला धन ले आओ, वो काला धन ले आओ, हम देखना चाहते सब बिल पर है। हम आप बताइए, हम तो लेकर आए थे, हमने तो बोल रहे हैं। आप बताइए कि कौन आपका बेल पर नहीं है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर है। हमने बोला है, जनता ने दिया है फैसला उस पर, तो आप देखिए ना उस पर जो है हम कब मना कर रहे हैं उसके अंदर जो है। और काला धन जो है आप अभी आपने कैमरे पे स्वीकारा है कि आज आप सत्ता में नहीं हो, हम जो है कुछ दे नहीं पा रहे इसलिए हमें मिल नहीं रहा है। अरे कांग्रेस ने भी स्वीकारा है, आपने अभी आपने जो है अपने कैमरे पे स्वीकारा है कि हम जनता, हम जो है जाके कॉर्पोरेट जगत को कुछ फायदा नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हमें चंदा नहीं मिल रहा है। इसका तो ये आपका अनुभव है, आपको पता है कि आप जो है कॉर्पोरेट जगत को जो है फायदे पहुंचाते थे, उनके लाभ की योजनाएं बनाते थे, तब आपको चंदा मिलता था। आज जो है जब भारतीय जनता पार्टी जनता से चंदा इकट्ठा करने आ रही है तो आज आपको उसमें भी जो है कुछ कमियां नजर आ रही है। तो आप देखिए आपके धंधों में और हमारे सेवा कार्यों में बहुत फर्क है। कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा, भ्रष्टाचारी रूपी चेहरा जो है जनता देख चुकी है और जनता बड़ी अच्छी से पहचान चुकी है। ये 10 मुखौटे वाला कांग्रेस का चेहरा जो है पहचान चुकी है। आशीष जी, आपके में है, आशीष जी चाहते हैं झूठ पे मैंने जीतेंगे, हम नहीं जीत सकते। आशीष जी थोड़ा आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में कितना पैसे की आवश्यकता है? एक उम्मीद प्रत्याशी को कितना खर्च करना पड़ेगा उसको? देखिए हमारे जैसे लोग तो बहुत कम में लड़ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे लोग तो 100-100 करोड़ खर्च देंगे। इतना पैसे के अपार भंडार है, जिसे काम नहीं किया होगा वो खर्चे हम तो गिनाएंगे अपने काम, हम तो अपने काम गिनाएंगे और आप लोगों के माध्यम से ही गिनाएंगे। उत्तराखंड की बात उत्तराखंड के चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, नेशनल चैनल के माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और गद्दार पार्टी है। अपने बड़े नेताओं की जनसभा कैसे कराएंगे? नौटियाल जी, कोर्ट से मुंह की खाने नौटियाल जी, नहीं आती आपको? नौटियाल जी, पैसे की आवश्यकता तो होगी, भूखे पेट तो भजन में नहीं होता। जब पैसा नहीं होगा तो बड़े नेताओं की रैली, जनसभा, आपका वॉर रूम, तमाम आईटी क्षेत्र में झंडे डंडे, ये खर्चा कौन वहन करेगा बताइए? देखिए हम लोग आवश्यक जो खर्चा होगा वो तो होगा ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो बैनर पोस्टर जो सड़कों में दीवार पोतने ऐसा खर्चा करती है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम आप देख रहे हैं ना, हमने कहा ये इनके मंत्री विधायक जगह जगह जाके फूल बनाते फिर रहे हैं, हम लोगों ने नहीं बनाया, हम पे पैसा नहीं है। लेकिन हमारी बात जनता हमने किया है, जिसने किया होगा जनता उसे समझेगी। हम वही लोग हैं जो पेंशन देते थे, हम वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी देते थे, हम वही लोग हैं जो देश को कर्ज में नहीं डालते थे। आप वही लोग हैं जिसने देश को कर्ज में डाला। हम वही लोग हैं जो 350-400 का सिलेंडर देते थे। जनता समझेगी, जनता देखेगी, जनता को समझना होगा, जनता को अपने हित में समझना होगा। हमारे हित में नहीं, हमारा क्या चाहता है? हम तो बैठे रहेंगे, लेकिन जनता को अपना हित देखना पड़ेगा। गैस सिलेंडर 1000 रुपए का चाहिए कि 3000 का चाहिए कि 500 का चाहिए, ये जनता को समझना होगा, जनता को न्याय करना होगा। आज राम मंदिर के नाम पर जो आप खाने की सोच रहे हैं, मत सोचो। राम मंदिर आज ही कोई गया था और मुझे बता रहा था इतनी गंदगी का अपार भंडार बना पड़ा है वहां।
और अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। अरे इतनी आप तो जल्दबाजी- आप पहले भी मंदिर राम भगवान मंदिर का, के विरोध में थे, आज भी श्री आप का राम मंदिर इस्तेमाल के कर रहे हैं विरोध में। बेशरम लोग। कांग्रेस ने कभी राम इतने जी को बेशरम माना ही लोग, श्री नहीं, राम का राम जी को नाम काफी जप माना। करें, और आज ये भी नहीं होती भक्ति। जब पूरे रावत जी, डिस्ट्रिक्ट गद्दारी की होती जनता, जो आप लोग कर पूरे रहे हैं, रावत डिस्ट्रिक्ट जी। के राम भक्त जो है ये राम जी भगवान के के चरणों साथ में गद्दारी अयोध्या जी होती है जो दर्शन आप करने लोग जा रहे कर हैं, रहे हैं। तब भी प्रभु आप श्री जो राम है के झूठ साथ परोसने गद्दारी का काम इस करके देश कैसे की जनता बैठे के सामने और कर रहे हो, तो कितने खुश निश्चित हैं, रूप धन्य से जो हैं है आप जैसे देश लोग। की जनता झूठ आपको नहीं चल सकता दोबारा लंबे जो है टाइम, इस झूठ सत्ता से क्षण बाहर भर के करने लिए का चल काम सकता करने वाली है, है, पर आपको झूठ भूखी को खानी लंबा पड़ेगी। नहीं चलाया जा आप राम सकता। के नाम को झूठ हमेशा झूठ बदनाम होता करने का है। काम करते चलिए, हो। सचिन झूठ गुप्ता आज जी, भी होता है, अयोध्या जी नौटियाल को जी, बदनाम झूठ करने का जनता के काम कर रहे सामने हो। झूठ देश आता की है। जनता देख रही ये है, इसलिए झूठे आप लोगों के परिणाम पास को कुछ भुगतने बोलने को के लिए नहीं तैयार है, सचिन गुप्ता कोई जी, फालतू की बातें बोल रहे नौटियाल हैं, जी, कुछ नहीं है दीपक इनके रावत पास। जी, एक कहावत है कि क्या है मुझे याद नहीं आ रहा कि जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। हाँ, तो ये कहावत है और पैसे की जरूरत तो है ही चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी का एक बयान था कि मैं तो अब चुनाव लड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है। यूकेडी जनता के बीच जाएगी या फंडिंग के तौर पर आप मजबूत हैं स्थिति में, या आप भी चंदा इकट्ठा करेंगे? देखिए, राजनीतिक रूप से चंदा किस स्वरूप में आना चाहिए, अगर पूर्व में अगर सारी राजनीतिक पार्टियों को किसी ने सिखाया है तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने सिखाया है। और वर्तमान में अगर चंदा किस तरीके से अपने पार्टी के लिए इकट्ठा करना है, ये अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लीजिए। वो सारे हथकंडे अपनाती है चंदा इकट्ठा करने के। अब विषय ये है कि जिस विषय में पूरी चर्चा चल रही थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही पिछले जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है 2017-18 से और 2023 तक सबसे ज़्यादा चंदा अगर किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। मतलब 8,000 के करीब अगर चंदा आया है, लोगों ने चंदा मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें से 6,000 तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 6,000 करोड़। और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी। 6,000 करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में 6,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी क्या कोई कॉर्पोरेट कंपनी बनने वाली है? राजनीतिक पार्टी का काम होता है सेवा करना। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और विभिन्न समाचार माध्यमों से ये जानकारी हो रही है, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी ना होकर कॉर्पोरेट पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से आप देखिए ना, अब हम जैसे क्षेत्रीय लोग और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी को अभी आज जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब इस बॉन्ड को लाई थी तो वो चाहती थी कि जो भी चंदा दे उसका नाम ना पार्टी को बताना पड़े, ना जो वो बॉन्ड ले रहा है उसको बैंक को बताना पड़े या बैंक उसको डिस्क्लोज करे। साफ तौर पे काला धन को सफेद कैसे किया जाए, इसी की प्रक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसमें विरोध किस बात का किया है? इसी बात का किया है कि आप अगर कोई बॉन्ड ले रहे हैं तो आप उसका नाम जाहिर ही नहीं कर रहे हैं, और ना ही जो पार्टियां हैं जो उस बॉन्ड को भुनाएगी वो ये जाहिर करने वाली है। लेकिन कल का जो निर्णय निकला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यदि अब एसबीआई को बोल दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि अब तक जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिए हैं उनके नाम सार्वजनिक करिए, जमा करिए। यहां पर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को या और भी जो दूसरे राष्ट्रीय दल है उनको पार्टियां दिए, वो उनको चंदा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से दान चंदा दिया है, क्या उनका कोई ऐसा कार्य वर्तमान सरकार ने या पूर्व सरकार ने या जो भी सरकार ने किया है जिसकी एवज में चंदे के रूप में उनको ये सेवा प्रदान की गई है? वरना आप मुझे बताइए, राजनीतिक दल का 6,000 करोड़ का बनने का क्या औचित्य है? उस देश में गरीबी की बात भारतीय जनता पार्टी करती हो, जिस देश में गरीब को खाना नहीं मिल रहा हो उसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और 6,000 करोड़ की स्वयं की पार्टी बनी हुई हो। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि 6,000 करोड़ की पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, और मैं जिस पार्टी से आता हूं हमारा तो कम से कम 1 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी हो जाए वही बहुत है। अब ये निश्चित रूप से बहुत विरोधाभास दिखेगा और निश्चित रूप से आपको असमानता भी दिखेगी। अब आपका कहना है कि चुनाव के सारा खर्च किया जाएगा, मेरा ये मानना है और आपको भी मानना चाहिए कि या तो दो चीजें कैसे हो सकती हैं, आप एक तरफ गरीबों की बात करते हैं, दूसरी पार वो पार्टी 6,000 करोड़ की कॉर्पोरेट पार्टी बन चुकी हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में जब से वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाई थी, आज की डेट में वो राजनीतिक दल कम
और कॉर्पोरेट दल ज्यादा नजर आ रहा है। 6,000 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर होता था, किसी की आय का स्रोत होता था। राजनीतिक पार्टियों का इस तरह का कभी नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में अगर इस तरह से चल रहा है और जो जो चीजें वो अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आगामी आने वाले वर्ष होंगे, जो यूकेडी भी इसी तरीके से हथकंडे अपनाने में मजबूर होगी। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी या पूर्व में कांग्रेस ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में वो सारे काम कर रही है जो पूर्व में कांग्रेस ने किए हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो वो ऐसा नहीं कर रही हो, जो अलग हटके कर रही हो। राष्ट्रीय स्तर में रोहित जी, एक सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये तो आप चंदा लेंगे। देखिए सवाल उठता है, यदि आपको इलेक्शन लड़ना हो तो चंदा लेना पड़ेगा, लेकिन चंदा लेने का तरीका और चंदा लेने की एक सीमा भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं कि अनिश्चितकालीन सीमा आपने दे दी है, आपने अपना एक धन कुबेर का मुंह खोल दिया है और चंदा आता रहे। कहीं पर तो कोई सीमा लिमिट होनी चाहिए, या फिर ये सवाल पूछना चाहिए कि चंदा इतना बड़ा 6,000 करोड़ अगर जमा हुआ है तो किस चीज के लिए हुआ है। तो अगर वो इलेक्शन में खर्च होना है तो इनसे पूछना पड़ेगा कि इलेक्शन का खर्च, जो आपने सवाल पूछा था आशीष जी से कि बताइए कितना खर्च हो रहा है, आपको क्या लगता है कि एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो ये तो सांसद की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ से नीचे के एक कहीं खर्च नहीं होने वाला, एक सीट पे। पर वो सवाल ये कि 100 करोड़ जाएगा कहां, किस माध्यम से जाएगा, किस ले जाएगा। तो वहां पर फिर आप अगर थोड़ा और गहन अध्ययन करेंगे तो चुनाव को जीतने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उन सभी को अपनाने के लिए और जीतने के लिए वो 100 करोड़ खर्च होगा। अब 100 करोड़ यूकेडी तो ला नहीं पाएगी, कांग्रेस अपनी असमर्थता जता चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से धन बल से ही चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। यदि अगर विचारों के साथ आगे बढ़ना होता तो ये इनके प्रवक्ता तो पूर्व में सारे कार्यक्रम में बोल चुके हैं, हमने बहुत सारा काम किया है। धन बल से खुल के बोलिए ना। देखिए धन बल का इस्तेमाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो तो प्रवक्ता जी बता पाएंगे। ये आज अगर बता दें कि 6,000 करोड़ की ये पार्टी के प्रवक्ता हैं और किस लिए 6,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो समझ में तो आए कि 6,000 करोड़ रुपए किसी पार्टी के पास है और वो चुनाव लड़ना चाहती है। कितने चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी जब तक वो सत्ता में है, वर्तमान में आने वाले 10 साल तक का पैसा इकट्ठा करना चाहती है? इसी से तो यही लगता है कि वो चाहती है कि आने वाले 20 साल तक का जो भी इलेक्शन का खर्चा हो किसी भी तरीके से वो अपने उसमें आ जाए। यह तो कॉर्पोरेट ही लग रहा है ना, कॉर्पोरेट पार्टी लग रही है। कोई राजनीतिक दल जो सेवा भाव से आया हो वो तो नहीं लग रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप पूछ लें सुभाष झा जी, हमारी भी सुविधा हो जाए। चुनाव में चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, धन बल की बात हुई, ये मुर्गा पार्टी या दारू पार्टी ये कितना महत्वपूर्ण रहती है और जनता के बीच किए गए काम कितना महत्वपूर्ण रहते हैं, क्या प्रभावी हैं आज की डेट में? देखिए, आपको 3 मुद्दे पर मैं आता हूँ। 2 बात उन्होंने सचिन गुप्ता जी ने भी कही थी और इन लोगों ने भी कहा। अभी जिस स्रोत की बात हो रही है, सबसे पहले मैं उस पर बता दूं आप लोगों को कि आपको याद होगा कि जिस समय चंदा के लिए स्रोत बताने को लेकर के हल्ला हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो सबसे ज़्यादा बेदाग छवि वाले, सबसे ईमानदार जो लेफ्ट पार्टियां बनती हैं यहाँ हैं या दिखती हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। और भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, तमाम पार्टियां, किसी पार्टी के सांसद ने विरोध नहीं किया स्रोत बताने के नाम पर। और लोकसभा में एक रेजोल्यूशन आ गया कि पार्टियां जो है इससे मुक्त रहेंगी, वो स्रोत नहीं बताएंगी। तो ये खुल्लम खुला देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार था, जिसमें सभी पार्टियां एक थी, इकट्ठी थी, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं था। तो ये बात खत्म हो गई। अब फिर जिस आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दिया, लेकिन मुझे अंदेशा है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि अध्यादेश लाया जाए और सभी पार्टियां चुप हो जाएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बताना जरूरी नहीं होगा। इसलिए कि सभी पार्टी को चाहे 25 लाख कांग्रेस को चंदा लेना हो, चाहे इनको 6 लाख करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए चंदा लेना हो, धंधा दोनों का है, चंदा दोनों का है। कल कपिल सिब्बल ने भी शायद इस पे बोला है, ऑर्डिनेंस वाली विषय पे कल कपिल सिब्बल एक सेकंड, ठीक है। तो इसलिए संभव है ऐसा चीज हो, उसका मैकेनिज्म ये लोग ये निकालेंगे। एक बात अब रह गई, इन्होंने कहा, तो हमारे सचिन गुप्ता जी हैं, कृपया अभी बताएंगे, बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, कि यहाँ जो सांसदों ने गांव जो गोद लिए थे उत्तराखंड में, उन गांवों का क्या हाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या ये बता पाएंगे? इनके पास है ऐसा बताना संभव? 2 बातें और मैं जोड़ूंगा।
ये भाजपा जो कहती है काला धन कितना बढ़ा, काला धन जितना कांग्रेस के समय था आज उसका 4 गुना। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल डाटा है और ये सरकार की रिपोर्ट है, ठीक है। बढ़ा, किसी काला धन वाले का नाम ये लोग नहीं बता पाए। सबसे ज्यादा हल्ला इन लोगों ने काला धन का किया था। गौ मांस का सबसे ज्यादा हल्ला इन लोगों ने किया, सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात इनके सरकार में बढ़ा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है, इनका डाटा बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब सवालों पर मत जाइए। जनता सीधा सीधा ये भी जानते हैं कि जनता का एक वर्ग है जो 2 दिन 3 दिन की पार्टी पर वो वोटिंग होती है, वो सारे गोल होते हैं और उसमें 30% वोट इधर उधर हो जाता है उतना ही में, और उसी पर चुनाव जीत और हार हो जाती है। टोटल वोट की औसत जो बढ़ती है और घटती है, वो इस मैनेजरी में भी भाजपा आज के डेट में कांग्रेस से बहुत आगे है। यानी दारू पार्टी मुर्गा पार्टी प्रभावी है। मैं दारू पार्टी मुर्गा पार्टी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप उसका क्लासिफिकेशन आप करिए कि दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी और रेप पार्टी का क्या पार्टी और कौन सा पार्टी। ये मेरी मर्यादा ये नहीं है कि मैं बोलूंगा, लेकिन जो पार्टियां होती हैं उस पार्टियों पर अनर्गल खर्च होते हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं, अनियंत्रित खर्च होते हैं, और जो सारे खर्चे वोट खरीदे जाएं या वोट बेचे जाएं या 500 के लिफाफा दिए जाएं, 2000 के लिफाफा दिए जाएं, कार्यकर्ता पहुंचाते हैं। और जितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जितने छोटे छोटे लोग हैं जिनकी जरूरती हैं, जो 200-500 की मजदूरी करते हैं, वैसे वोटरों को ये लोग तक पहुंचाते हैं और उसमें ये लोग बाकायदा काम करते हैं। ये काम कांग्रेस भी करती है, ये काम भाजपा भी करती है। बड़ी ये सीधी बात है। अब रह गई बात कि चुनाव का, जहां तक तैयारी का बात है, तो कांग्रेस को मानना पड़ेगा जो सच्चाई है वो है। कांग्रेस इस बात को लेकर जाने में अभी तक, अगर भाजपा झूठ ही बोलती है तो भाजपा में ये ताकत है जो भाजपा अपने झूठ को स्थापित कर चुकी होती है। जब तक कि कांग्रेस अपना सच बताए तब तक भाजपा का काम हो चुका होता है। मुझे याद होगा, अभी नौटियाल जी हैं, आपको याद होगा, शायद आप उस समय बहुत कम उम्र के रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि जिस समय आपको याद है, जिस समय गणेश जी पूरे देश में दूध पीने लगे थे, उस समय टेलीविजन भी नहीं, उस समय ये मोबाइल भी इतना नहीं हुआ करता था। रातों रात गणेश जी दूध पीने लगे थे। वो गणेश जी उसके बाद से दूध नहीं पिए। तो जो पार्टी ये सामर्थ्य रखती है, जिसका संगठन ये सामर्थ्य रखता है कि गणेश जी को दूध पिलवा दे, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है वो चाहे तो। ये झूठ की बात, ये कौन सी बात आप कह दिए कि ये झूठ जो है बोल करके, ये तो आज से थोड़े ना है। लेकिन सवाल है कि उसके पैरेलल में आप क्या कर रहे हैं, उसके समानांतर आपकी क्या तैयारी है। आप क्यों नहीं ऐसा झूठ, आप क्यों नहीं ऐसा स्टंट, आप क्यों नहीं ऐसी बात, या आप क्यों नहीं ऐसा सच जो उससे पहले आ चुके जब तक ये झूठ बोए। ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कि आज जिस भाजपा से आप लड़ रहे हैं वो मोदी और शाह की भाजपा है, ये वाजपेयी या आडवाणी की भाजपा नहीं है। तो इसलिए वो मर्यादा की बात आप छोड़ दीजिए। जिस समय वाजपेयी जी एक वोट के लिए उन्होंने अपनी प्रधानमंत्रीशिप छोड़ दिया, लेकिन एक संसद खरीदना गंवारा नहीं था। आज वो भाजपा है जहां सरकारें के तमाम CBI, तमाम ये जितने छापा मारने वाले सरकार के विभाग हैं, ये सारे जाते हैं विपक्षियों के राज्य में, भाजपा के किसी राज्य में नहीं गए, उन्हें उनका पता नहीं मालूम है। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए। आप जिस युग में जी रहे हैं वो मोदी शाह के भाजपा का युग है, और इस युग की बात कीजिए। और नेतृत्व मोदी शाह के भाजपा के हाथ में, वहां सत्ता के जो तौर तरीके होते हैं वो बखूबी उसका इस्तेमाल करते हैं और उपयोग करना जानते हैं। वहां फिर मोरल वैल्यू की बात छोड़ दीजिए। इसलिए वो बातें नहीं हैं। अब रह गई बात कि उत्तराखंड के चुनाव की, तो उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस को चाहिए, ये मेरी सलाह है एक पत्रकार के नाते, आप जो 5 जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, सिर्फ 1 से 2 सीट पर कॉन्सेंट्रेट हुई है जहां आप निकाल सकते हैं, और ताकत को सेंट्रलाइज वहां करिए अगर आप चाहते हैं भाजपा से जीतना। तो नहीं तो आप 5 जगह अगर लड़ेंगे तो फिर वही हाल होगा जो होना है। चलिए फाइनल कमेंट ले लेता हूं सर। सचिन गुप्ता जी, आप झा सर के जो प्रश्न है उनका जवाब भी दे दीजिए, अपना फाइनल कमेंट भी इसी में कंक्लूड हाँ, कर ये बताएं कि आखिर यहाँ जो गांव गोद लिए गए थे उसका क्या हुआ। देखिए, निश्चित रूप से जो है, जो झा जी ने सवाल किए, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो चंदे का विषय बार बार आ रहा है, तो पूर्व में भी जो है, जब देश में जो है चुनाव हुआ करते थे, तो अपनी पसंदीदा पार्टी को जो है देश की जनता जो है अपने गहने तक निकाल के जो है दे दिया करती थी कि ये चुनाव लड़े, जीते और जो है जीत करें। देखिए, एक मिनट, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ। मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने ज्ञान के उस पर प्रकाश डालते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। और वर्तमान का चंदा देने का तरीका, तौर तरीका बदला है। निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ दल है और जनता के बीच में इस सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, इसलिए आम जनमानस के साथ साथ जो और भी वर्ग है वो सभी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को संगठित रखने के लिए, पार्टी को और जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए निश्चित रूप से जो चंदा देती है। और सभी दलों को
किसी दल को हमसे थोड़ा सा कम मिला है, उसको थोड़ा सा कम मिला है, तो ये एक व्यवस्था है। जहाँ तक बात रही है सांसदों की गोद लेने की, तो मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं नरेश बंसल जी, उनके गांव में मुझे जाना हुआ, तो वहाँ मैंने उनकी एक रेटिंग देखी, क्योंकि जो केंद्र का पैमाना है वो रेटिंग से चलता है, तो लगभग जो है वो जो रेट था उस पर वो लगभग जो है 700 के पार था रेटिंग। और आज जब उसके बाद जो उस गाँव के जो है सुधरने की व्यवस्था आई, तो वो देश के टॉप 20 गांव के अंदर है, जिसमें जो है वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, वहाँ की पथ प्रकाश व्यवस्था, वहाँ की सड़कों की व्यवस्था, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, इसको जो है सुधारने का काम जो है माननीय नरेंद्र बंसल जी के माध्यम से किया गया। और मैं बिल्कुल जो निश्चित रूप से उसको आगे आज लेकर भी आता, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये बात आ रही है कि सत्ता डोईवाला के पास डोईवाला के पास भानियावाला का गांव है, और मैं आपको जो है उसका पूरा जो है विवरण अरे आप ठीक है, आपको तो सारी आपको तो देहरादून की सड़कें भी खराब लग रही है। और जहां तक मेरी बात आ रही है, बार बार इस बात के विषय को लेकर हम यहाँ पर आ रहे हैं कि चंदे से जो है चुनाव जीता जा रहा है, चंदे से चुनाव जीता जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जो है देश की जनता जो है क्या देश की जनता सत्तारूढ़ दलों को नहीं देखती है? क्या देश की जनता ने नहीं देखा है कि 2014 के बाद जो है देश के 20,000 गांव में लाइट नहीं पहुंचे, वो मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया, तो मोदी जी को वोट क्यों ना किया जाए? क्या देश की जनता ये नहीं देख रही है कि देश में लाखों जो है ग्रामवासी गांववासी ऐसे थे जहां की महिलाओं को बेइज्जत होने के हर रोज सुबह जो है शौच के लिए गाँव में खुले में जाना पड़ता था? क्या देश की जनता ने ये नहीं देखा है कि तमाम ऐसी महिलाएं जो घर में जो है लकड़ी फूंककर जो है अपना परिवार चला रही थी? तो तमाम ऐसे जो है क्या देश की जनता ने ये नहीं देखा कि गरीब आदमी जो है केवल पैसे के अभाव के कारण से जो है वो बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाता था, या अपना इलाज नहीं करा पाता था? एक मिनट बात पूरी कीजिए, इलाज नहीं करा पाता। आज मोदी की गारंटी के कारण 5 लाख का इलाज उसे निःशुल्क मिल रहा है। तो देश की जनता भली भांति जानती है, और ये मेरा फाइनल कमेंट भी है कि देश की जनता सत्ता के साथ तभी चलती है जब सत्ता उसके सदुपयोग का काम करती है, जनता के हित का काम करती है। आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी खरी उतर रही है, देश की जनता के काम हो रहे हैं, देश की जनता को जो है अपनी सरकार पे विश्वास है, इसलिए जनता जो है बार बार नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को चुनती भी जा रही है। और आगामी 2024 के चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता चुनने वाली है। और जितने ठग हैं, भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, चोरों की टोलियां, सबको हराने वाली है। सारे भ्रष्टाचारी वही हैं। देखें, ये लोग झूठ बोलते हैं, जिस गांव का जिस ग्रांट का नाम बता रहे हैं, ये देश की जनता भली भांति जानती है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, जानते अच्छी तरीके से देख लिया। और बेदखल का कार्य जो है, इसलिए आपको जो है बेदखल करने का काम जो है देश की जनता कर रही है। और आपको जो है उत्तराखंड के अंदर 0 सीटें आपके पास है, और पूरे देश के अंदर 40 सीटों में से आप सिमट के रह गए। इसलिए झूठ का पुलिंदा आपको मुबारक हो, और देश की जनता आपको जो है ये दिखाने वाली है। 2024 का चुनाव दूर नहीं है, 1 महीने बाद दीपक राव जी आपको 0 सीटें उत्तराखंड मिलेगी। ये मेरा दावा है, आपको 0 सीटें मिलेगी उत्तराखंड। बोलिए, देश के सिंगल फिगर में रहेगी कांग्रेस। गंगा साफ नहीं हो पाई, जो चंदा है कर दिया, निश्चित रूप से जो पैसा है वो लोकसभा के चुनाव में किस रूप में इस्तेमाल किया जाए वो तो राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित रूप से वो चुनाव के परिणामों में नहीं, पर चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए और कितना प्रभावी तरीके से लड़ा जाए, इस पे जरूर असर डालता है। और इस बात का जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस इस चीज़ का इस्तेमाल करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी के साथ कि क्या भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट पार्टी बनने जा रही है, और विषय नहीं था। जो आंकड़े आज के समाचार पत्रों में आए हैं, उन समाचार पत्रों में 6,500 करोड़ की पार्टी। अब आपको जो है अब आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो शिक्षकों की बात करती है, जो मजदूरों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, वो पार्टी कॉर्पोरेट पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और ये सवाल का जवाब जब तक ये चुनाव नहीं हुए हैं प्रवक्ताओं को देना पड़ेगा कि 6,500 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और क्यों संचित कर रही है। रावत जी, झा जी, क्या फाइनल कमेंट अपना। देखिए, ये बड़ी साफ बात है कि आज की तारीख में ये सच्चाई है और सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज का चुनाव जो है बहुत खर्चीला चुनाव हो चुका है।
और इस खर्चूला चुनाव के सारे लोग अपने अपने जुगाड़बाजी में लगे रहते हैं। कांग्रेस बेशक आज कह रही है कि उसके पास लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो पैसे नहीं दे रहे हैं। ये आज से नहीं, शुरू से रहा है। सरकार जिसकी रहती है चंदा उसको ज़्यादा जो धनपति हैं वो देते हैं। उसके सीधे सीधे कारण हैं कि चूंकि उनकी अपनी जो बिजनेसमैन हैं उनकी अपनी 100 कमजोरियां हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके अपने 100 कमजोरियां हैं। ये सारे कमजोरियों को चाहते हैं कि सरकार हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बने रहे, तो इससे सारे लोग चंदा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब रह गई कि इसमें कांग्रेस अपना देखे कि उसमें हम अपनी क्या तैयारी कर सकते हैं और आने वाले समय में हम क्या टारगेट कर सकते हैं और किन किन खर्चों में कटौती करके चुनाव को हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे लड़ेंगे, और तब वो मुझे लगता है कि बेहतर प्रदर्शन कर पाई। मुद्दे बहुत सारे हैं लड़ने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस को जो आक्रामकता से दिखनी चाहिए, जो उठाना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। ये मानने में क्या दिक्कत है? चलिए, ठीक। तो क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सचिन गुप्ता जी, आशीष नौटियाल जी, सुभाष झा जी, दीपक रावत जी, आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में निष्कर्ष यही निकला है कि जनता के सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता को मूलभूत सुविधाएं देने, तमाम जैसे मुद्दों को लेकर जिस पार्टी ने काम किया होगा या फिर जिस पार्टी ने जनता के मन में विश्वास बनाया होगा, उस पार्टी को जनता वोट देगी। और आने वाला 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जीत की हैट्रिक की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस को अभी भी आस है कि एक बार फिर से उसकी घर वापसी होगी और जनता उसे आशीर्वाद देगी।